हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रैंक निकालने सिखाया था बाय द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट और बाय द मेथड ऑफ एक्लेन फॉर्म। डिटरमिनेंट मेथड से भी और एक्लेन फॉर्म से भी आपको मैंने रैंक निकालना सिखाया था। आज हम रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आपको बताने वाला हूँ, रैंक नलिटी थ्योरम का कंसेप्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ी जाएगी। अब रैंक नलिटी थ्योरम का कंसेप्ट कैसे बनता है वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद लेट्स स्टार्ट। पहले रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। आप जानते हैं कि नल मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो नल मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो हमेशा जीरो के इक्वल होती है। सिंपल सी चीज है। और इसका मतलब तो ये होगा कि अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स आपके पास है, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो सिंपल सी बात है उसकी जो रैंक है या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो उसकी रैंक जो है 1 के इक्वल या 1 से बड़ी हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, तो उसकी रैंक हमारी n ही हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डिटरमिनेंट मेथड में मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स की रैंक होती है वो होती है इक्वल ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो डिटरमिनेंट, हाईएस्ट नॉन जीरो डिटरमिनेंट वो होती है हमारी हाईएस्ट नॉन जीरो डिटरमिनेंट के ऑर्डर के बराबर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डिटरमिनेंट मेथड से जब रैंक निकाली थी कि जो रैंक है हमारी, जो सबसे बड़ा नॉन जीरो डिटरमिनेंट होता है मैट्रिक्स से द्वारा जो मिलेगा आपको, वही हमारी रैंक को डिफाइन करता है। तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमारे उसके आप डिटरमिनेंट निकालो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है तो हमेशा नॉन जीरो होगा। इसका मतलब जो उसका ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक को डिफाइन कर देगा। और ये मैंने बताया था आपको कि रैंक को किससे डिनोट करते हैं, रो से, इसलिए हम रो ही सिंबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही हमारी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी बाय दिस डेफिनेशन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो रैंक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ऑर्डर n के लिए, तो वो n के ही बराबर उसकी रैंक होगी। क्योंकि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली नॉन जीरो हो जाएगा। अगर 3/3 की लेते हो तो वो नॉन सिंगुलर है तो इसका ऑर्डर 3 है तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी। सेम 4/4 के केस में होता है। लेकिन अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, और चूंकि हमें नॉन जीरो डिटरमिनेंट देखना होता है तो इसका मतलब इसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर तो कभी होगी नहीं। तो सिंपल सी बात है, उसके ऑर्डर से कम होगी। वही मैंने लिखा यहाँ पे कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक है वो तो ऑर्डर के बराबर होती है, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक यानी कि जिसका डिटरमिनेंट 0 हो उसकी रैंक हमेशा उसके ऑर्डर से लेस देन आती है। सिंपल सी डेफिनेशन होती है आपकी। अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन आप करो, उसकी रैंक निकालो, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू आता है ए की रैंक और बी की रैंक के सम के। अगर आप ए बी का डिफरेंस निकालो और उसकी रैंक निकालो तो यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ए की रैंक के माइनस बी की रैंक के। अगर आप ए बी की प्रोडक्ट करते हो, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हो, उसकी रैंक निकालते हो, तो यह हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ ए की रैंक और बी की रैंक। ए और बी की रैंक में जो भी मिनिमम होगा, मान लो ये 2 है ये 3 है, तो मिनिमम क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो वही हमारी ए बी की रैंक हो जाएगी। या तो मिनिमम होता है या फिर उससे लेस देन आती है। फिर उसके बाद चलते आगे। अगर ए मैट्रिक्स आपकी m/n ऑर्डर की है तो ए की रैंक मिनिमम ऑफ mn से या तो लेस देन आएगी या उसके इक्वल आएगी। मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी इसमें होगा, जो मिनिमम आएगा उसके इक्वल आएगी, उससे लेस देन आएगी। और रैंक 0 से बड़ी भी हो सकती है। नल मैट्रिक्स है तो 0, अदरवाइज 0 से बड़ी होगी।
फिर इसमें यह है कि ए की रैंक, ए के ट्रांसपोज की रैंक और रैंक ऑफ ए इंटू ए के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज इंटू ए की, इन चारों की रैंक हमेशा सेम होती है। फिर ए की रैंक, ए की कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की रैंक, जो मैंने बताया था आपको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हर्मिटियन मैट्रिक्स के केस में, और इन दोनों के अगर प्रोडक्ट करें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ में, इस तरह करें तो चारों की रैंक हमेशा सेम आती है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी। फिर नेक्स्ट में आता है हमारा कि अगर ए आपके पास कोई नॉन जीरो कॉलम है, इस तरीके से 1 2 3 मान लेता हूं, और बी आपके पास कोई नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, इस तरीके से 2 3 1, तो अगर आप इसकी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हो, क्योंकि इन दोनों के अगर प्रोडक्ट करोगे तो ए बी मैट्रिक्स आपको मिलेगी। सिंपल सी बात है, इन दोनों के अगर प्रोडक्ट आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम वेक्टर ही मिलेगा, और वो क्या होगा हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 और ये 3, इस तरीके से एक आपको ये मिलेगा। तो उसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक हमारी 1 ही आएगी अगर आप ए बी की प्रोडक्ट करते हो। तो ये हमें एक सिंगल वेक्टर मिलेगा, कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर, तो इसकी रैंक हमेशा 1 होती है अगर ये दोनों नॉन जीरो है तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको रैंक के केस में। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ रैंक नलिटी थ्योरम का, कैसे रैंक नलिटी थ्योरम आप मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है और कैसे वो डेफिनेशन बन के आती है। अगर हम बात करें रैंक नलिटी थ्योरम की, रैंक नलिटी थ्योरम की फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के केस में अगर आप रैंक नलिटी थ्योरम की बात करते हो तो वो होती है हमारी कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, लेट कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है देन रैंक नलिटी थ्योरम हमें ये कहते हैं मैट्रिक्स के केस में कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। किसके इक्वल होता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, इस मैट्रिक्स की रैंक निकाले नलिटी निकाले, दोनों का सम करें तो वो किसके इक्वल होता है हमारा, वो होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये कंसेप्ट आता कहां से है ये डिस्कस कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे समझने का तो इजीली समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। एक वी सेट मैंने लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे इसमें वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइट वेक्टर्स आपके पास, इसको बोलते हैं वेक्टर्स का सेट। अल्फा तक ही कंसीडर कर लेता हूं मैं, इसको हम बोलेंगे वेक्टर का सेट। एक फील्ड होता है, इसके एलिमेंट में लेता हूं a1 a2 डॉट 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 an, ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड, इसको बोलते हैं वेक्टर और इसको बोलते हैं फील्ड। फिर ये जो वेक्टर का सेट होता है इस फील्ड के ओवर में एक स्पेस बनाता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम, वेक्टर स्पेस V। किसके ओवर में, F के ओवर में। कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है कि इसको एडिशन के रेस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप दिखाना होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज दिखाना होता है, और कुछ एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी को लेकर कुछ 3-4 प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये फिर हमारा क्या होता है, इस V जो है F के ओवर में वेक्टर का सेट जो फील्ड के ओवर में एक स्पेस बनाता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। कुछ 8-10 प्रॉपर्टी होते हैं टोटल मिला के जिसको सेटिस्फाई करनी होती है, तब ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता है। फिर हम क्या करते हैं, इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हम निकालते हैं। स्पेस है तो कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, तो वो हमने मान लिया इसका n डायमेंशन है। कैसे डायमेंशन है, n डायमेंशन मैंने इसका मान लिया। अब डायमेंशन कैसे निकलता है, डायमेंशन जो है
वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। ऐसे हमने एक सेट लिया और जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इसका डायमेंशन बनता है। अब इसका डायमेंशन n है तो सिंपल सी बात है, इसके बेसिस में हमारे α1 α2 डॉट 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 अल्फा n इस तरह के n एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसका डायमेंशन n है। किसके बराबर होता है डायमेंशन? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है बेसिस, और ये हमेशा इस वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। फिर अब बात आती है ये बेसिस क्या होता है। अब बेसिस जो है दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन ये होती है हमारी कि अगर ये S बेसिस है तो नंबर 1 S को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। LI शॉर्ट में लिख रहा हूं, S को क्या होना पड़ेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू f। वहां पर स्केलर्स कुछ a1 a2 an f में ऐसे बिलोंग करें सच दैट कि आप कॉम्बिनेशन बनाएं a1 अल्फा 1 का, a2 अल्फा 2 का, और ऐसे ही डॉट डॉट an अल्फा n का, क्योंकि ये इसके सेट के एलिमेंट है और इस कॉम्बिनेशन को हमने 0 के बराबर ले लिया। अगर आपने कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिया तो इसको सॉल्व करके a1 0 आए, a2 भी 0 आए और डॉट 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 an भी हमारा 0 आए, तब हम बोलते हैं कि जो सेट S है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इस S का लीनियर स्पैन बनाए वो पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे। इस S का लीनियर स्पैन बनाए वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे। मतलब फॉर ऑल अल्फा अगर आप V में लेते हो, देयर एग्जिस्ट a1 a2 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू f। ls बराबर v का मतलब ये होता है कि इसका लीनियर स्पैन v के बराबर होगा। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी वेक्टर v का उठाए तो उसके कोरस्पोंडिंग वहां पर आपको कुछ स्केलर्स ऐसे मिल जाए सच दैट कि ये जो अल्फा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए किसका? s के एलिमेंटों का और इनका a2 अल्फा 2 और डॉट 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 an अल्फा n। ठीक है, तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v के लिए अगर आपको ये अल्फा इस s के वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तब हम बोलते हैं कि इसके सारे वेक्टर जनरेट हो जाएंगे इस s के द्वारा, यानी कि इसका लीनियर स्पैन पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा थोड़ा सा डायमेंशन का कंसेप्ट कि कैसे वेक्टर स्पेस आप f के ओर फील्ड के ओर में बनाते हैं और कैसे इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन का होता है बेसिस के एलिमेंटों की संख्या। बेसिस का मतलब होता है कि सेट Li हो और उसका लीनियर स्पैन v के बराबर हो। Li का मतलब होता है कि वहां पर स्केलर ऐसे एग्जिस्ट करे कि कॉम्बिनेशन 0 हो और सारे स्केलर की वैल्यू 0 आ जाए। और इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट v का उठाए तो वो s के एलिमेंटों से जनरेट हो जाए। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा डायमेंशन का। ये स्पेशली मैंने किसके लिए बताया है? इस डायमेंशन के लिए बताया कि डायमेंशन हम किसी स्पेस का, वेक्टर स्पेस का कैसे निकाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलता हूं। अगर आपको डायमेंशन का कंसेप्ट आ गया तो फिर हम वेक्टर स्पेस पर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम T से डिनोट करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। इसको हम T से डिनोट करते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन होता है, मान लो आपके पास V और W दो वेक्टर स्पेस है। हमने इस V और VW के को लेकर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया T जो V से W तक गया है। यही हमारा कहलाएगा इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा कब? सच दैट ये तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा इफ यदि आप इधर कोई एलिमेंट लेते हो a अल्फा प्लस b बीटा, उसके ऊपर इस t को लगाओ तो इधर का कोई एलिमेंट इस तरीके से आपको मिले at अल्फा प्लस bt बीटा। जैसे कि ये फंक्शन ही तो है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक रूल है
कैसे लगेगा, ये हमारा v है, ये हमारा w है, इसमें अगर अल्फा है तो इधर t अल्फा जाएगा, इसमें अगर बीटा है तो इधर t बीटा जाएगा। अगर इसमें a अल्फा प्लस b बीटा कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, ये दोनों स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट जो भी बताया था आपको, तो अगर इस पर मैपिंग लगाओगे तो t a अल्फा प्लस b बीटा मिलेगा, और जो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन के बराबर है, a t अल्फा और प्लस b t बीटा। मतलब अगर इधर इन दो एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन लेते हो, उस पर मैपिंग लगाने पर इधर का एलिमेंट मिलेगा, वो भी इन दो एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन आए, तब हम बोलते हैं कि ये t है हमारी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर t हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, तब हम इसमें डिफाइन करते हैं रेंज ऑफ t, रेंज ऑफ t, रेंज ऑफ t, सॉरी रेंज ऑफ t, रेंज ऑफ t को हम RT से डिफाइन करते हैं। और ये क्या होगा, जैसे फंक्शन की रेंज निकालते हैं, इसमें आपके t अल्फा टाइप के वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे सच दैट कि जो अल्फा एलिमेंट t है ये कहां पे बिलोंग करेगा, v में, ये हमारा v में बिलोंग करे। और ये ध्यान रखना, ये जो RT हमने बनाया है, इस w के रेस्पेक्ट में ये भी एक सब स्पेस बनाता है, इसको बोलते हैं रेंज स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, रेंज स्पेस। फिर इसमें होता है हमारा नल स्पेस। फिर इसमें क्या होता है हमारा नल स्पेस। नल स्पेस क्या होता है, इसको हम एंटी से डिनोट करते हैं, जिसको हम कर्नल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल भी बोलते हैं, एंटी से डिनोट करेंगे। और इसमें केवल हम वो एलिमेंट्स लेते हैं इधर के, जैसे कि मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 दो एलिमेंट लिए इधर के, बस वो एलिमेंट लेने हैं जो इधर के जीरो वेक्टर पर मैप हो। किस पर मैप हो, केवल जीरो वेक्टर पर मैप हो, यानी कि अल्फा 1 भी जीरो पर जाए, अल्फा 2 भी जीरो पर जाए। इसका मतलब इसमें आपके v के वो एलिमेंट होंगे जिनकी मैपिंग किस पर जाएगी, जीरो पर जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं नल स्पेस या कर्नल। नल स्पेस मतलब जिन वेक्टरों की मैपिंग केवल जीरो पर जाती है वो हमारा जो है नल स्पेस बनाता है। और ये जो एंटी है ये भी एक स्पेस बनाता है, किसके ओवर में, इसका सबसेट होता है v का, और इसी को बोलते हैं हम नल स्पेस। तो रेंज सेट हो गया, नल सेट हो गया। फिर अगर ये स्पेस बनाते हैं तो इनका डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे भी बताया था आपको। तो अगर आप डायमेंशन की बात करते हो RT यानी कि रेंज स्पेस की, उसको बोलते हैं रैंक ऑफ T। अगर आप बात करते हो डायमेंशन की एंटी की यानी कि नल स्पेस की, उसको बोलते हैं नलिटी ऑफ T। उसको क्या बोलते हैं, नलिटी ऑफ T। और फिर हम इसमें डिफाइन करते हैं रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये रैंक नलिटी थ्योरम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है कि यदि हमारा T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक, V से W तक, देन ये थ्योरम आपको ये कहती है कि जो रैंक ऑफ T होती है प्लस नलिटी ऑफ T होती है, उनका अगर आप सम निकालें तो वो V के डायमेंशन के बराबर आता है। ये हमारी रैंक नलिटी थ्योरम होती है वेक्टर स्पेस के केस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब इसी को हमने कन्वर्ट किया है यहां पर मैट्रिक्स के केस में। मैट्रिक्स के केस में क्यों किया है, इसका जो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, क्योंकि जो मैट्रिक्स है मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी था, स्पेशल वीडियोस में बनाता हूं, उसमें मैंने बताया भी था मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल वीडियोस बनाता हूं, उसमें रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं, उसका अलग से फोल्डर है, प्लेलिस्ट बना रखे है मैंने, आप देख सकते हैं वीडियोस को। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स भी एक वेट है, क्योंकि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड होती है, इसलिए हम मैट्रिक्स को वेट बोलते हैं। कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड होती है कि मान लो कि एक आपके पास V से W में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो इस तरीके से है कि x y अगर इधर का एलिमेंट, फिर आप ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो इधर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है 2x प्लस 3y और 5x प्लस 7y। देन
यदि आप इसकी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे टी की, तो इसकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स ऑफ टी इज, इसकी जो मैट्रिक्स होती है उसको हम ए का नाम दे देते हैं, और वो होगी 2 3, फर्स्ट रो बन जाएगी, और 5 7। तो एक्चुअली में है क्या, जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही बन के आती है, तभी तो हम बोलते हैं मैट्रिक्स ग्रेट है, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट से निकल के आई है। इंस्ट्रूमेंट मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बन के आई है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारी एक वेट होती है, मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था। तो ये मैट्रिक्स अगर आपकी है तो इस तरीके से ये रैंक नलिटी थ्योरम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में आपने पढ़ी, और ये रैंक नलिटी थ्योरम आपने पढ़ी है मैट्रिक्स के केस में, ये दोनों इक्विवेलेंट होती है। इसमें आपने पढ़ा कि टी की रैंक ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी वी के डायमेंशन के बराबर होती है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा एक्चुअली में रैंक नलिटी थ्योरम का मैट्रिक्स के केस में, कि ये डेवलप कैसे हुई है, बनी कैसे है, इससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा। और इस कंसेप्ट से मैं समझता हूं कि आपको रैंक नलिटी थ्योरम जो मैट्रिक्स के केस में नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। Thank you for watching, and watch my special videos in the playlist in special mathematics videos at my YouTube channel. Thank you for watching.